क्या लैपटॉप पे 8 घंटा काम करने के बाद में शाम होते होते ऐसा लगता है कि लोअर बैक बिल्कुल जकड़ गई है और उठने में भी मुश्किल होती है। क्या आपने सोचा है कभी सर दर्द की असली वजह आपके गर्दन में छुपी हुई है? चक्कर रहना, माइग्रेन रहना, उल्टी जैसा होना, मितलाई आना। क्या रोजाना पेन किलर खा खा के अपने दर्द को दबा देते हैं और प्रॉब्लम आज वहीं की वहीं है? अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो ये एपिसोड आपके लिए है। आपने जूम किया होगा पिछले 15 साल 20 साल पहले बहुत सारी गांव में महिलाएं और आज भी सर पे बोझा ढोती थी। 60 से 70 किलो का वजन होता था सर में, हाथ में मटका या बच्चा भी होता था, लेकिन उनको गर्दन की कमर की कोई भी तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आज एक छोटी सी चीज जो कि मोबाइल है, जो मुश्किल से 200-300 ग्राम की है, हमारी गर्दन को खराब कर दिया उसने। सर में दर्द, चक्कर रहना, माइग्रेन रहना, उल्टी जैसा होना, मितलाई आना, ये सब कुछ हुआ है गलत पोस्चर की वजह से। मैं आज आपको 5 चीजें बता के जाऊंगा जो गर्दन, कमर, कंधा, घुटना को खराब करती हैं, ऐसी चीजें जिनसे आप बच सकते हैं और अपने आप को सर्जरी से, मेडिसिन से बचा सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी जर्नी बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है। मैं पेन फ्लेम का क्लिनिक का फाउंडर हूं और इंडिया का पहला कायरोप्रैक्टर मैं कैसे बना। कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट से पहले मैं कार्डियोपल्मोनरी थेरेपिस्ट था। मेरा काम था आईसीयू में लोगों को मदद करना, उनकी सैचुरेशन, उनकी ऑक्सीजन को इम्प्रूव करना, ताकि हम उनको आईसीयू से निकाल कर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकें। तो एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज था, कई साल वहाँ काम किया मैंने। एक दफ़ा 150 किलो के पेशेंट संभालते हुए, अरेबिक पेशेंट था, उसके साथ पेशेंट के साथ ही मैं गिर गया, पेशेंट मेरे ऊपर गिर गया। उस दौरान मेरे टेल बोन में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी। 3-4 दिन बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहा। उस दर्द की वजह से मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। जैसे हम आम घरों में करते हैं अमूमन सब लोग कि पेन किलर वगैरह ले लेंगे या आराम करेंगे, सोचेंगे ठीक हो जाएगा। मैंने भी वैसे ही किया, 1-2 दिन ध्यान नहीं दिया, 2-3 दिन के बाद सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हड्डी के डॉक्टर से मैंने संपर्क किया, मैंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कुछ एक दवाई दी मेरे को। उस दवाई से कुछ दिन आराम रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा से दर्द मेरा स्टार्ट हो गया। उन दिनों पीआरपी इंजेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में नया-नया, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को पीआरपी इंजेक्शंस भी लगाया, बट पीआरपी इंजेक्शन भी कोई असरदार नहीं रहा। कई हफ्ते बीते और 1.5 महीना बीतने के बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा पेन नहीं जा रहा है और पेन किलर की संख्या बढ़ती जा रही है और मेरा वज़न भी बढ़ता जा रहा है पेन किलर की वजह से। इसके बाद एक रिश्तेदार थे मेरे जो अमेरिका में रहते थे, उनके दोस्त कायरोप्रैक्टर थे। उन कायरोप्रैक्टर को मैंने अपना एक्स-रे भेजा, उन्होंने बताया कि सर आपका जो टेल बोन है अंदर मुड़ गया है, अंदर अंदर जो है इंटीरियर एंगुलेशन हो गया है। एक ऐसी कंडीशन होती है जब गिर जाते हैं तो टेल अंदर की तरफ मुड़ जाती है। मैं वहाँ गया अमेरिका में, उन्होंने मेरी टेल बोन अंदर से उँगली लगा के और सेट कर दी, सीधी होगी मेरी टेल बोन। और एक्स-रे हाथों हाथ हमने करा, एक्स-रे में भी वो सीधी नज़र आ रही थी। 2-3 दिन के बाद में सूजन काफ़ी सिग्निफिकेंट उतर गई मेरे को, कोई मैंने दवा नहीं खाई और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन था। जो पहले 1 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा था, अब अच्छे से बैठ पा रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के अंदर कोई भी कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट है ही नहीं है और 150 करोड़ की आबादी है और कोई भी इसके अंदर कायरोप्रैक्टर नहीं है। जब इतना बड़ा गैप दिखा, मैंने कायरोप्रैक्टिक को स्टडी किया और आज 14 साल की प्रैक्टिस में हज़ारों सर्जरी बचाने के बाद में मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताऊँगा जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और हमने वो सर्जरियाँ बचाई हैं, वो 5 चीज़ें सुधार के। हम अपने क्लिनिक में इसको जीके-पी मेथड बोलते हैं। जी फॉर गर्दन, के फॉर कमर, जी फॉर घुटना और के फॉर कंधा और पी फॉर पेट। मतलब ऐसी 5 जगह ही हैं जहाँ पे 90% बॉडी में प्रॉब्लम पाई जाती हैं। अमूमन गर्दन के अंदर मणका नंबर 4-5 यानी C4 C5 और कमर के अंदर मणका नंबर 4 और 5 L4 L5 में ही कमर दर्द ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी का बहुत सारा भार 60% जो है इन्हीं 2 जगह पे आता है और यहीं से मूवमेंट बॉडी ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो लोड बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से वहाँ वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम भारतीयों को, इंडियंस को कोई भी दर्द होता है तो हम किस तरीके से, 3 तरीके से डील करते हैं इस दर्द को। सबसे पहले तो हम इस पे ध्यान नहीं देते, काम में बिज़ी होते हैं। कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकलता है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा दर्द बढ़ने लगता है तो हम दादी-नानी के नुस्खे जो हैं अपनाने लगते हैं। कुछ दिन अपनाने के बाद में उससे भी आराम नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि जी थोड़ा-सा कोई पेन किलर घर में पड़ा होगा, किसी भी तरीके का, कोई डोलो, कोई पैरासिटामोल, किसी भी तरीके का, हम वो स्टार्ट करने लगते हैं अपने आप ही, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से। जब उससे भी दर्द ठीक नहीं होता तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर क्या करता है, आपको जाँच के, परख के कुछ नसों की दवाई देता है या कुछ पेन किलर दे देता है कुछ समय के लिए।
आप उसको खाते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा दर्द कम होने लगता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं 1-2 दिन के बाद दर्द आपका वापस आने लगता है। उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा डॉक्टर क्या करता है, पहले पर्चे को देख के उसकी डोज थोड़ी हायर कर देता है। अगर पहले 2 mg रही होगी तो बाद में 4 mg डॉक्टर उसका कर देगा। आप वो दवाई खाएंगे, कुछ दिन दवाई वो चलेगी, उसके बाद छोड़ने के बाद दर्द आपका फिर से वापस आ जाता है। आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। इसके बाद हम बदलते हैं तीसरा डॉक्टर। तीसरा डॉक्टर क्या करेगा, पहले और दूसरे डॉक्टर की पर्ची देख के थोड़ी हायर डोज और लिख देगा। एक्चुअली पेन किलर थोड़ा अलग अलग क्वालिटी की होती है, हायर डोज होती रहेगी तो धीरे धीरे 2 mg से 4 से 8 mg हो जाएगी और आपको दर्द में आराम लगने लग जाएगा। दर्द कम रहेगा, आप पेन किलर खाते रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही पेन किलर छोड़ेंगे स्थिति वही होगी जो पहले डॉक्टर के साथ हुई थी, आपका दर्द फिर से वापस आ जाएगा। चूंकि आप हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब आप चौथे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आप किसी घर में सदस्य को बोलेंगे जी आप इस पर्ची के आधार पर मुझे दवाई दे दो, यही मेरे को सूट करती है, तब वो दवाइयां आप खाते रहेंगे अपने आप ही। फार्मेसी ये नहीं पूछेगा आपने कब दवाई दी, क्यों ली। पेन किलर खा खा के महीने दर महीने बीतते हैं, धीरे धीरे साल दर साल बीतते हैं और यहीं से प्रॉब्लम होती है असली स्टार्ट, जो कि है पेन किलर का एडिक्शन, जो खराब कर देता है किडनी में लॉन्ग टर्म में। और इसका एक नाम भी अलग से दिया गया है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। मतलब किडनी अब खराब होने लगी है और किडनी खराब होने का कभी भी साइन नहीं देती, क्योंकि किडनी पेन के सिग्नल ही नहीं देती है। किडनी पेन के सिग्नल नहीं देती है और किडनी धीरे धीरे खराब होने के बाद में जब 70 to 80% खराब हो जाती है तब आपको पता लगता है कि मेरी किडनी खराब हो चुकी होती है। अमूमन किडनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ज़्यादातर मामलों में किडनी के टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और जब किडनी जब खराब होती है तो ज़्यादा पाँव में सूजन होने लगती है, शरीर भारी होने लगता है, वजन नहीं गिरता। तब आपको लेटर पता लगता है कि बहुत सारे एक्सट्रीम पेन किलर के अब्यूज के साथ में आपका किडनी फंक्शंस बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर गया है। प्लस हमारे घर में एक सदस्य जरूर होता है जिसकी उम्र 45 से 55-65 के बीच में होती है, जो चाय छोड़ने को तैयार नहीं है। उसको लगता है चाय नहीं पीऊंगा तो सर में दर्द हो जाएगा, और दही लस्सी बिल्कुल नहीं खाता, उसको लगता है दही लस्सी ठंडी होती है। गैस की गोली सुबह जरूर खाएगा। ऐसी स्थिति में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे होती हैं। चूंकि 45 से 55 के बीच में, 65 के बीच में महीना आना बंद हो जाता है तो हड्डियां बड़ी कमजोर होने लगती है। साथ के साथ जब इतनी सारी गैस की गोली खाते हैं तो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन ही नहीं हो पाता, तो कैल्शियम हड्डियों में कम होता है। उनका कार्टिलेज घुटने का जल्दी घिसता है, कमर टेढ़ी होने लगती है और कमर में भी दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है। यंगस्टर के साथ में डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, उनको होता है फोफो, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। मतलब वो बीमारी का नाम जानने से डर रहे हैं तो इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे या सोशल मीडिया पे जाके पूछेंगे तो अपनी बीमारी को गलत डायग्नोस करते हैं, गलत एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बीमारी को डिले करने के बाद सर्जरी तक पहुंचाने की नौबत उनकी आ जाती है। शुरू में मैंने जीके पी मेथड के बारे में बात करी थी, हम उसी के बारे में डैबरेट करूंगा मैं आपको। पहली 5 एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जो मिडिल एज में है, ज्यादा समय नहीं एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी एक्सरसाइज करके मेंटेन करना चाहते हैं अपने आप को और बीमारियों से बचना चाहते हैं। उनके लिए सबसे पहले तो उल्टा चलिए। अगर आपके घुटने में कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बन गया है, उल्टा चलना एक तरफ होगा और बाकी हर चीज एक्सरसाइज एक तरफ होगी। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, 15 से 20 मिनट उल्टा रोजाना चलिएगा। दूसरी एक्सरसाइज में कमर के लिए आप बेड पे या योगा मैट पे सीधा लेट जाएं और अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाइएगा, होल्ड रखें 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ दें। फिर से कमर उठाएं ऊपर, होल्ड रखें 10 सेकंड के लिए, छोड़ दें। 25 से 30 बार इसको आप दोहराइएगा। तीसरी एक्सरसाइज में आप क्या करें, आप उल्टा लेट जाइए, इस तरीके से हाथ रख लीजिए चिन पे। उल्टा लेटने के बाद आप इस तरीके से पांव चलाइए, अपने मोड़िए, 1 2 3 4 5, 50 बार इसके आसपास उसको जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हाथों में आपके जान है, आप लटक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो आप होल्ड करिए, उल्टा चलने के बाद लटकिए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। स्पाइनल डिकम्प्रेशन होगा, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर में दर्द है, बहुत जल्दी ठीक होगा। यंगस्टर जो होते हैं अपनी गर्दन, कमर या पूरी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, 5 एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। सबसे पहले तो मुदगर सीख लीजिए। मुदगर में आपने देखा होगा कि इंडियन क्लब इस तरीके से घुमाते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीका है शोल्डर स्टेबलाइजेशन के लिए। ऐसे लोगों को कंधा कभी दर्द नहीं करेगा, गर्दन कभी दर्द नहीं करेगी। दूसरा हनुमान दंड, जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर हो जाते हैं, इसको हनुमान दंड कहते हैं, सपाटे भी कहा जाता है इसको। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है स्पाइन की स्टेबिलिटी के लिए। और हमने बात करी थी C4 C5 और L4 L5 के लिए, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है। ऐसा करने से उसमें उन जगह पे कभी भी दर्द आपको नहीं आता है। स्विमिंग करिए, स्विमिंग एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव तरीका है। अगर आप लैपटॉप वगैरह पे बैठते हैं तो पूरा दिन झुके रहते हैं, तो स्विमिंग से पोस्चर बहुत जल्दी ठीक होगा। साइकिलिंग बहुत अच्छी तरीका है, साइकिलिंग से घुटनों का दर्द आपको कभी नहीं होगा, वजन आपका कम रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी
और हिप में पल्विक मिसअलाइनमेंट नहीं हो, क्योंकि हमें बैठे बैठे लोगों का पेट थोड़ा आगे निकलने लगता है और कमर में गड्ढा बनने लगता है। बहुत इफेक्टिव तरीका है साइकिलिंग। और रोइंग, रोइंग मतलब इस तरीके से मशीन पकड़ के हम खींचते हैं, इस तरीके से करते हैं, उसको रोइंग करते हैं। इस रोइंग से बॉडी शेप अच्छी दिखेगी, कंधा ऊपर नीचे नहीं होगा, अच्छे से नींद आएगी और पोस्चर ओवरऑल बहुत अच्छा दिखेगा। ये 5 एक्सरसाइज यंगस्टर कर सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। स्टार्टिंग में हमने जीके पी मेथड के बारे में बात करी थी, तब लास्ट में पी बचता है, पी फॉर पेट। पेट ठीक रखने के लिए 5 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 10:30 बजे तक मैक्सिमम सो जाइए। आखिरी खाना शाम को 7 बजे तक होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी मत खाइएगा। हर रोज दही लस्सी में से कुछ होना चाहिए। चाय अवॉइड करिए, ब्लैक कॉफी प्रेफर करिए। हर रोज 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। सोने के लिए बेड हार्ड होना चाहिए, सीधा सोइएगा या 1.5 इंच का तकिया लगा के ही सोएं सीधा। उल्टा सोना बिल्कुल ना करें। दिन में भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहिए, पूरा दिन लेटे रहने से मसल कमजोर हो जाती है और डाइजेशन भी वीक होने लगता है आपका। मोबाइल थोड़ा कम चलाइए, जरूरत की चीजों में ही मोबाइल चलाइए। एक्सेसिव मोबाइल चलाने से डोपामाइन की आदत हो जाती है ब्रेन को। हमारा शरीर को थोड़ा बोर होने की जरूरत है। बोर होने से हम क्रिएटिव बनते हैं और हमें डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होती है। मीठा छोड़ दीजिए या कम से कम खाइए। मीठा खाने से पेट ज्यादा खराब रहता है। हो सकता है तो ज्वार की रोटी पे स्विच कर लीजिए, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि यह देखा जाता है शुगर वाले पेशेंट को ही ज्यादा फ्रोजन शोल्डर बनता है, यानी कंधे में दिक्कत रहती है। ज्वार की रोटी खाने से मन और पेट दोनों शांत रहेंगे। 10 साल 12 साल पहले हमारी ओपीडी में जो लोग आते थे, उन लोगों की अमूमन उम्र जो रहती थी 50 60 70 साल भी रहती थी। लेकिन आज हमने देखा है कि लोगों की उम्र जो है, जो पेशेंट आते हैं उनकी है 15 साल 16 साल, यंगस्टर हैं 20 से 25 साल तक है। ऐसा ही वाकया मैं आपको हाल ही में बताता हूँ। एक लड़की है, अपने फादर साहब के ऐसे ही मेरे को धन्यवाद बोलने के लिए आई थी। कुछ दिन पहले की बात है। उसके फादर साहब ने मुझको शेयर किया कि सर, मुझे सुबह उठते ही मुझे ये लगता था कि मैं अपनी लड़की को गोली मार दूं। मैं कहा, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है। बोला, सर पिछले 5 से 7 साल तक हर रोज सुबह उठती थी, कहती थी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, मेरा सर फट रहा है, मेरे को चक्कर उल्टी आ रहे हैं। बहुत सारा दवाइयां देने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई मैं। आपके आने से, यहाँ से आपने जब से अलाइनमेंट किया है मेरा स्पाइन का, मेरा स्पाइन बिल्कुल ठीक है और मेरे को तब से चक्कर कुछ नहीं आ रहे, उल्टी कुछ नहीं आ रही है। ये अभी बीए में फर्स्ट में आ गई है। मेरे को 5 साल पहले दिखाया था उसने, सिर्फ धन्यवाद बोलने के लिए आई थी। आप देखिएगा उम्र घटती जा रही है, जैसे जैसे हम इवोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इवोल्यूशन की हम तरफ जाते जा रहे हैं, गैजेट्स की तरफ जाते जा रहे हैं। और यंग लोगों के साथ पोस्चर की तो बड़ी खास प्रॉब्लम होती जा रही है। बहुत सारा मोबाइल पे काम हो गया है, बहुत सारा लैपटॉप पे काम हो गया है, बहुत गलत बैठते हैं, घंटों घंटों पेट पे हम लैपटॉप रखते हैं, चलाते रहते हैं। ऐसे लोगों को सर में दर्द, चक्कर या उल्टी जैसा, घबराहट जैसी महसूस होती है। मोबाइल की वजह से खास प्रॉब्लम आजकल बनती जा रही है ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया। उसमें क्या होता है कि हार्ट में पाल्पिटेशन बढ़ती रहती है, आपको एंजाइटी होने लगती है, रात को नींद पूरी नहीं होती है, आंखों के पास दर्द आने लगता है, साइड में दर्द आने लगता है, साथ के साथ में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आप कार्डियोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट के टेस्ट कराएंगे, सब नेगेटिव आएंगे, बट आपके चक्कर जो है धीमे धीमे हटते ही नहीं है। धीमा धीमा प्रेशर आंखों के पीछे हटता ही नहीं है। और सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम कहलाती है ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया, जो पीछे की नसें हैं बिल्कुल ज्यादा टाइट हो गई हैं। तो अगर आपको मोबाइल और लैपटॉप चलाना है तो कोशिश करिए आई लेवल पे होना चाहिए, 90 डिग्री या 100 डिग्री पे, इस तरीके से बहुत नीचे ना करें बिल्कुल भी। धीरे धीरे नसें, जो पीछे पीछे की जो नसें होती हैं, जो गर्दन के पीछे और खोपड़ी से अटैच करती हैं, बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। खासकर हम कुर्सी पे ऐसे बैठ जाते हैं, साइड में आपने देखा होगा बैठे रहते हैं, इस तरीके से गर्दन और कमर में कर्व क्रिएट होने लगता है और कंधा हमारा ऊपर नीचे होने लगता है। आपने देखा होगा कोट आप सिलवाएंगे, शर्ट सिलवाएंगे तो आपको क्रीज बार बार सीधी करनी पड़ती है, ऐसा लगे क्योंकि आपकी मसल अडेप्ट कर चुकी होती है। ऐसा अक्सर उल्टा सोने वालों में भी देखा जाता है। तो कोशिश करिए हार्ड बेड पे सीधा सोइए। थोड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आदत बनाएंगे, 21 डेज का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, धीरे धीरे आपकी आदत सुधर जाएगी। कोशिश करें शवासन में सोइए सीधा, या हाथ इस तरीके से करके या चेस्ट पे रख सकते हैं। उल्टा सोने से कुछ दिन अच्छा निकलेगा, हो सकता है लोग सालों से उल्टा सो रहे हो, कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं उल्टा सोने से। बहुत ज्यादा बैठने वालों में, जो इस तरीके से बैठे रहते हैं कुर्सी पे, उनकी कमर में इस तरीके से गड्ढा बनने लगता है और हमारी कमर अंदर चली जाने लगती है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ईपीटी, एंटीरियर पल्विक टिल्ट। इसमें सामने वाली मसल सिकुड़ने लगती है और पेट थोड़ा बाहर आने लगता है। उस केस में ऐसे लोगों को सीधा बैठना चाहिए और पीछे बैकरेस्ट या तकिया लगाइए कमर, ताकि सीधी रहे। और 45 मिनट में जरूर उठना है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो।
हल्का सा मोबिलिटी आपको ज़रूर बनानी है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से फ़ोन रख के सुनने की आदत होती है और काम करते रहते हैं। इस तरीके से क्या एक तो कंधा ऊपर-नीचे होने लगता है, मसल सिकुड़ने लगती हैं और पीछे की गर्दन की मांसपेशियाँ भी जकड़न होने लगती है उनमें, जो बाद में जाके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी महिलाएँ जो घर में काम करती हैं, खड़ा रहती हैं किचन में घंटों-घंटों, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है, वेरिकोज़ वेन होने की समस्या होती है। ऐसी महिलाओं को ऐसे कोई पटरा रख लेना चाहिए काम करते-करते और थोड़ा स्विच करते रहिए, बदलते रहिएगा। इससे क्या होता है प्रेशर थोड़ा रिलीव हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिन में लेटे रहते हैं, पूरा दिन लेटे रहते हैं जो लोग या टीवी देख के फिसल के लेटे रहते हैं, उन लोगों को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस नाम से प्रॉब्लम होती है जिसमें हड्डी का मणका आगे सरक जाता है। इस केस में सीधा होके बैठें और स्विच करते रहें, कभी थोड़ा बेड पे बैठिए, कभी थोड़ा कुर्सी पे बैठिए, थोड़ा वॉक करिए। पूरा दिन बैठने रहने से शरीर पूरा तरीके से खराब होता है और पेट का डाइजेशन भी खराब होता है। सवाल आता है कि इंजरी होने के बाद, दर्द होने के बाद कितना दिन वेट करना चाहिए? देखिए, वेट करने के लिए सिर्फ 3 या 4 दिन वेट करिए। अगर उसके बाद दर्द आपका बढ़ता जा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई लिगामेंट, मसल में कोई इंजरी है जो ठीक नहीं हो पा रही। अगर मसल का खिंचाव होता है 2 या 3 दिन के अंदर धीरे-धीरे सेटल होने लगता है। उस केस में आपको फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर से मिलना चाहिए, जो भी नेसेसरी टेस्ट होंगे वो आपको करा के बता देंगे। अगर लगेगा कि कुछ दवाइयों की ज़रूरत है तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज के आपको बता देंगे कि किस तरीके की दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। एक सवाल आपने ज़रूर पूछिएगा अपने डॉक्टर से जाके कि सर कितने दिन मेरे को दवाई खानी है? क्या प्रॉब्लम है? कितने दिन का एक्सपेक्टेड टाइम है ठीक होने का? रोज़ाना बहुत सारे लोग मुझे एक बात ज़रूर पूछते हैं कि सर एसी चला के सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? ऑफ़ कोर्स एसी चलाना चाहिए, नीड है आज की। लेकिन एसी का टेम्परेचर कभी भी 17-18 डिग्री बिल्कुल ना रखें, 23-24 के आसपास रखिएगा और हल्का दरवाज़ा खुला छोड़ दें, ताकि सर्कुलेशन मेंटेन रहे। अदरवाइज़ एसी क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा और जो ब्लड सप्लाई है, होती क्या है, अंदर धीरे-धीरे करके जाने लगती है, जो एसेंशियल ऑर्गन है, जैसे कि किडनी, हार्ट की तरफ जाने लगती है और हमारी मांसपेशियाँ ब्लड सप्लाई का अभाव में जकड़ने लगती हैं। तो आपने देखा होगा सुबह आप जकड़न और अकड़न के साथ उठते हैं और आपको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ये एसी का दुष्प्रभाव है। हमने कुछ एक्सरसाइज की बारे में बात करी है और आपने बहुत इंटरनेट पे भी देखा होगा, हर डॉक्टर कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको बताता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, क्या पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी? तो मैं आपको बताता हूँ कि हम मानव, पृथ्वी या कुछ भी जानवर है, मूवमेंट से ही जीवित रहते हैं। मूवमेंट रहेगी तभी ब्लड फ्लो आएगा तभी सेल डैमेज रिपेयर होगा। तो मूवमेंट में रहना बड़ा ज़रूरी है, रेस्ट इलाज नहीं है, एक्सरसाइज ही सॉल्यूशन है, सही खान-पान ही सॉल्यूशन है। आज नहीं तो कल हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये पिछले 3.5 लाख में जितने मैंने पेशेंट देखे हैं, उन लोगों की बातें हैं, उनकी एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हमने इसी माध्यम से सर्जरियों से बचाया है। आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आप करेंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे, आपका जीवन ज़रूर बेहतर बनेगा।